जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर में रिलीजन, दिल्ली सल्तनत और मुगल के तहत मुगल सांस्कृतिक और उनके योगदान की। मुगल आर्ट एंड कल्चर के तहत हम मुगलों के काल में हुए स्थापत्य के क्षेत्र के विकास की चर्चा करेंगे। मुगलों के काल में साहित्य के क्षेत्र में हुए विकास की चर्चा करेंगे। स्थापत्य साहित्य के अलावा संगीत और चित्रकला के बारे में ही बात हम करेंगे। सांस्कृतिक पहलुओं में, कला के पहलुओं में केवल एक आयाम को शामिल नहीं करते हैं। इस कहते हैं कला और साहित्य के, कहते हैं इसके क्राइटेरिया में, इसके दायरे में बहुत सी चीज़ों को समावेशित किया जाता है। और कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो विकास मध्यकालीन भारत में मुगलों के काल में हुआ, वो भारत में पराकाष्ठा माना जा सकता है। दिल्ली सल्तनत के भाग में भी हमने स्थापत्य, साहित्य, संगीत और चित्रकला की बात की थी, तो वहाँ स्थापत्य तो मिला था, साहित्य भी मिला था, संगीत में अमीर खुसरो भी मिले थे, लेकिन चित्रकला का वहाँ मूलतः अभाव था। ध्यान रखना, चित्रकला का वहाँ मूलतः अभाव था। और हमने वहाँ वंश वाय वंश, शासक वाय शासक, सारी चीज़ों की चर्चा की थी। यहाँ भी हम बाबर से उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य से उस यात्रा को शुरू करेंगे और औरंगजेब तक उस यात्रा को लेकर जाएंगे। हालांकि औरंगजेब ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में कोई बहुत योगदान तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, उनके काल में भी जाने अनजाने कुछ अच्छी चीजें हुई। तो उस यात्रा को हम बाबर से शुरू करते हैं और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से कहानी को अगर हम शुरू करें और इनकी उपलब्धियों की बात करें, हालांकि इनका शासनकाल, जिन्हें मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इन्होंने दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इन्होंने महान मुगल वंश की नींव रखी। राजनीतिक क्षेत्र की चर्चाएं तो हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में जो भी ध्यान रखना, सांस्कृतिक क्षेत्र में इनकी जो भी उपलब्धियां हैं वहां से हम शुरू करेंगे और औरंगजेब तक उस यात्रा को लेकर जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिन्हें भारत में समय तो बहुत कम मिला क्योंकि ये 1526 में गद्दी पर बैठे थे और दिसंबर 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें शासन करने का समय बहुत कम मिला था, लेकिन फिर भी इनकी उपलब्धियों को कम करके नहीं आंका जा सकता। मुगल की शुरुआत इन बाबर से होती है और ये सांस्कृतिक क्षेत्र में भी योगदान देते हैं। ये मुगल बादशाह बाबर भारत में उद्यानिकी के जनक ये कहलाते हैं। उद्यानिकी के राजकुमार इन्हें कहा जाता है। दो चीजों का राजकुमार इन्हें बोला जाता है, एक तो उद्यानिकी का राजकुमार और एक बोला जाता है इन्हें, कहते हैं आत्मकथा का राजकुमार, जीवनी लेखकों का राजकुमार इन्हें बोला जाता है। सॉरी, आत्मकथा का नहीं, जीवनी लेखकों का राजकुमार इन्हें बोला जाता है, उद्यानिकी का राजकुमार बोला जाता है। तो उस उद्यानिकी के समझेंगे कि भारत में बाग या बगीचे लगाने का पैटर्न, जो कृत्रिम बाग बगीचे कॉलोनियों के बीच में, शहरों के बीच में स्थापित होते हैं, उसको लगाने की शुरुआत बाबर के द्वारा की गई थी। बाग बगीचे लगाने की पद्धति इन्होंने शुरू की और फिर वह पूरे मुगल काल में निरंतर जारी रही। आज भी हम शहरों में छोटी छोटी जगहों पर और जगहों पर, कहते हैं, वनों के अलावा कृत्रिम रूप से पेड़ पौधे लगे देखे, एक जगह पेड़ पौधे लगे देखते हैं, तो वही बाग बगीचों को लगाने की पद्धति शुरू की थी बाबर ने। ध्यान रखना। और यही बाग बगीचों की पद्धति
इनके मकबरों के साथ भी जुड़ जाएगी। ध्यान रखना, मुगल शासकों ने मकबरों को जो भव्य रूप प्रदान किया है वो भारतीय इतिहास की इनकी देन है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के भी मकबरे उतने भव्य नहीं थे। प्राचीन काल में तो वो बात भारत में थी ही नहीं, क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक जो धार्मिक संस्कृति है उसमें मृतदेह के बाद आत्मा की यात्रा को तो स्वीकार किया जाता है, लेकिन उस मृतदेह से संबंधित किसी साक्ष्य को उतना महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए किसी बड़े व्यक्ति की, प्राचीन काल के बड़े व्यक्ति की समाधि आप यदा कदा ही सुनेंगे। दिल्ली सल्तनत में भी मकबरों का उतना महत्व नहीं था, लेकिन मुगलों के द्वारा मकबरों को एक भव्य रूप प्रदान किया गया और कहते हैं वो ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाने लगे, उनके चारों ओर मीनारें बनाई जाने लगी और वो चार बाग शैली में या उनको बाग के बीचों बीच बनाया जाने लगा। आगे ये मुगल मकबरों में दिखाई देगा भारत में, चाहे आप ताजमहल उठा लें, चाहे आप उठा लें हुमायूं का मकबरा, आपको हर जगह ये चीजें दिखाई देंगी। तो कला संस्कृति के पक्ष में कि बाग बगीचों के साथ साथ इन्होंने मकबरों के चारों ओर या बगीचों के बीच में वो मकबरे स्थापित करने का पैटर्न शुरू किया। हालांकि ऐसा कोई मकबरा बाबर के द्वारा नहीं बनाया गया और खुद बाबर को उनकी मृत्यु के बाद उनके कहे अनुसार काबुल में ले जाकर दफनाया गया। तो एक मुगल बादशाह जिनका मकबरा आज अफगानिस्तान में है, काबुल में है, वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर का बाग बगीचों को शुरू करने का पैटर्न और उसके साथ कहते हैं इन्होंने कुछ मस्जिदें, हालांकि मस्जिदें आपकी दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ भी उन्होंने कुछ मस्जिदों का निर्माण कराया। एक संभल की मस्जिद का नाम आता है, पानीपत की मस्जिद का नाम आता है और एक मस्जिद जो आज भी चर्चित है, बहुत बड़े विवाद का बिंदु बनी हुई थी, बाबरी मस्जिद, जिसका विध्वंस हुआ था। राम जन्मभूमि पर वो मस्जिद बनाई गई थी। वो बाबरी मस्जिद बाबर तो नहीं, इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बाबर के एक व्यक्ति मीर बाकी के द्वारा वो मस्जिद कभी बनाई गई थी। तो खैर मस्जिदें भी इन्होंने बनाई, बाग बगीचे का पैटर्न इन्होंने भारत में शुरू किया, बाग बगीचे का पैटर्न इन्होंने भारत में शुरू किया। ये इनका स्थापत्य के क्षेत्र में। और एक और चीज जो है वो भूमि के मापन के लिए इन्होंने गज ए बाबरी की शुरुआत इन्होंने की। गज ए बाबरी, पहले चलता था गज ए सिकंदरी, बाद में फिर इन्होंने गज ए बाबरी की शुरुआत की। खैर आगे बढ़ते हैं हम और बाबर के अन्य सांस्कृतिक योगदान में उनका साहित्य के क्षेत्र में योगदान देखते हैं। ऐसे ही हम शासक दर शासक चर्चा करते जाएंगे और मुगलों का कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान हम देखते जाएंगे। साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बाबर की बहुत बड़ी देन है वो उनकी तुर्की भाषा में लिखी गई आत्मकथा। तुर्की भाषा में लिखी गई उनकी आत्मकथा जिसका नाम था तुजक ए बाबरी। तुजक ए बाबरी जो तुर्की भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आज भी माना जाता है। तुर्की भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आज भी माना जाता है तुजक ए बाबरी। और तुजक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। बाबर शिक्षित थे, शिक्षा को महत्व देते थे और शिक्षा के महत्व को समझते भी थे और युद्धों के बाद भी वो अपनी आत्मकथा लिखने का समय निकाल लेते थे। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर के द्वारा साहित्य के क्षेत्र के योगदान में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो उनकी तुजक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी गई और आज भी तुर्की भाषा का बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ मानी जाती है तुजक ए बाबरी। आगे चल के अकबर के काल में उसका फारसी में अनुवाद होगा, आगे चल के और भी अनुवाद उसके हुए। बाबर की ये तुर्की भाषा में आत्मकथा के अलावा उन्होंने अलंकार शास्त्र पर भी ग्रंथ लिखे। अलंकार शास्त्र पर भी ग्रंथ लिखे जो उनकी विद्वत्ता का परिचय है। इसके अलावा उन्होंने मुबैयान पद्धति और दीवान पद्धति की शुरुआत उनके द्वारा की गई। मुबैयान पद्धति और
पद्य की कहते हैं दीवान पद्धति की शुरुआत की गई। तो मुगल बादशाह बाबर का साहित्य के क्षेत्र में भी योगदान कोई कम नहीं है। ध्यान रखना, हालांकि उनका शासनकाल बहुत संक्षिप्त है, अल्प है, लेकिन उसके बाद भी उनका इन क्षेत्रों में रुझान होने के कारण वो इस क्षेत्र में कोई ना कोई विरासत छोड़कर गए। हालांकि इनके उत्तराधिकारी, अब हुमायूं की जब हम चर्चा करेंगे तो हुमायूं जिनका स्वभाव अस्थिर था और अस्थिर स्वभाव और अस्थिर शासनकाल के कारण हुमायूं के द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट उपलब्धि सांस्कृतिक क्षेत्र में दिखाई नहीं देती। हम बात थोड़ी सी हुमायूं की कर लेते हैं। ऐसे ही हम सारे शासकों की बारी बारी चर्चा करेंगे और मुगल सांस्कृतिक योगदान या मुगल संस्कृति की चर्चा करते चलेंगे। कहानी खत्म होती है बाबर की, अब आते हैं आपके उनके बेटे हुमायूं। यहाँ राजनीतिक चर्चा को हम संक्षिप्त ही रखेंगे क्योंकि सांस्कृतिक चर्चा को हम विशेष स्थान प्रदान करेंगे। बात कर लेते हैं नसरुद्दीन महमूद हुमायूं की, जो कि बाबर के सबसे बड़े बेटे थे और इनके सिंहासन रूढ़ होने या इनके सिंहासन पर बैठने की कहानी बड़ी अजब गजब है कि हुमायूं एक समय 1530 में बहुत बीमार थे और उनकी स्थिति मरणासन्न थी। तब कहा जाता है कि बाबर ने ईश्वर से, अल्लाह ताला से, भगवान से हुमायूं की सही होने के लिए दुआ मांगी और हुमायूं की जगह स्वयं के प्राण निछावर करने की बात ईश्वर के सामने प्रस्तुत की। और कहते हैं चमत्कारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इस घटना को अगर हम देखेंगे कि हुमायूं धीरे धीरे सही होते गए और बाबर धीरे धीरे बिस्तर में मिलते गए और अंततः बाबर के दिसंबर 1530 में प्राण पखेरु उड़ गए और फिर उनकी गद्दी पर उनके बड़े बेटे हुमायूं का राज्यारोहण हुआ। 1530 में 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं का कहते हैं गद्दी पर बैठे वो, और हुमायूं के शासन की अस्थिरता के कारण उनका सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में योगदान भी कुछ स्थिर दिखाई नहीं देता। यहाँ आप कहोगे शासन की स्थिरता का संबंध सांस्कृतिक योगदान से कैसे है, तो हम एक उदाहरण देके और समझाएंगे कि जब शासन प्रशासन शांत, निश्चित और स्थिर रूप से लंबे समय तक चलता है, बगैर उथल पुथल के चलता है, बिल्कुल निरंतरता की गति से चलता है, तो शासक के अन्य क्षेत्रों में भी योगदान आपको दिखाई देंगे। जैसे कोई देश जितना शांत रहेगा, जहाँ उथल पुथल कम होगी, जहाँ कहते हैं दूसरे विद्रोह या किसी प्रकार की घटनाएं कम होंगी, तो वो देश निरंतर विकसित होगा और आगे बढ़ेगा। ध्यान रखना, यहाँ उदाहरण हम तात्कालिक रूप से अगर दें तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो अस्थिरता का प्रतीक बन चुका है, डावाडोल स्थिति का प्रतीक बन चुका है, उसके विकास को आप देख सकते हो। और उदाहरण स्थिरता और नियत निरंतर चलने वाले भारत की कर लें, अमेरिका की कर लें, ध्यान रखना भारत की कर लें, अमेरिका की कर लें, और उनके विकास को जब हम देखें तो वो स्थिरता, निश्चितता, शांत प्रियता कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में दिखाई दे जाती है। जैसे हुमायूं का शासन अस्थिर है, वो उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो जीवन भर गिरते पड़ते रहे और गिरते पड़ते ही उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं हुमायूं एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए थे और उनका शासन एक अफगान शेरशाह सूरी द्वारा छीन लिया गया था। बाद में जब शेरशाह की मृत्यु हुई तो उनके उत्तराधिकारियों को पराजित करके पुनः मुगल सिंहासन उन्होंने प्राप्त किया दिल्ली में, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इस अस्थिरता के कारण, हालांकि इस अस्थिरता में उनकी व्यक्तिगत खामियां भी हैं, व्यक्तिगत स्वभाव भी है, इसकी चर्चा हम बाद में कभी शासक विशेष में करेंगे, लेकिन यहाँ अस्थिरता के कारण और कहते हैं शासन में निरंतरता ना होने के कारण ये स्थापत्य के क्षेत्र में कोई विशिष्ट योगदान नहीं दे पाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी कोई विशिष्ट योगदान नहीं मिलता है। हालांकि एक क्षेत्र में
जो सांस्कृतिक योगदान इनका है वो है चित्रकला के क्षेत्र में इन्हें मुगल चित्रकला का जनक माना जा सकता है, क्योंकि बाबर का रुझान भी चित्रकला की तरफ नहीं था और बाबर के पास समय कम था, तो उन्होंने बाकी का समय स्थापत्य और साहित्य को समर्पित किया। लेकिन चित्रकला का के क्षेत्र में हुमायूं के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि हुमायूं जब 1539 से लेके ईरान में 1545 तक का निर्वासित जीवन जीते हैं, तो उस समय वो कुछ चित्रकारों को से मिलते जुलते हैं और उन्हीं चित्रकारों को जब भारत आते हैं तो भारत लेकर आ जाते हैं। उनमें से 2 चित्रकारों का नाम हमें याद आता है, एक अब्दुल समद और मीर सैयद अली। ध्यान रखना, अब्दुल समद और मीर सैयद अली उनके नाम हैं। अब्दुल समद और मीर सैयद अली उनके नाम है। अब्दुल समद और मीर सैयद अली उनके नाम है और ये दोनों चित्रकार कहते हैं मुगल चित्रकला की नींव रखेंगे और हुमायूं के द्वारा मुगल चित्रकला की शुरुआत होगी। हालांकि इस चित्रकला को, अगर बात चित्रकला की ही हो रही है, तो इस चित्रकला को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अकबर इस चित्रकला को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करेंगे और अकबर इस चित्रकला को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करेंगे और इसी चित्रकला को पराकाष्ठा पर ले जाएंगे जहांगीर, जिनके काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो ये बात है चित्रकला की, जिसको शुरुआत करेंगे कौन? आपके हुमायूं। और हुमायूं के सांस्कृतिक योगदान में एक चीज जो है वो है चित्रकला। संगीत के क्षेत्र में भी कोई योगदान उनका नहीं है। आप अगर बात करोगे हुमायूं के मकबरे की, कि वो ताजमहल की प्रेरणा है, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है, और उसे हुमायूं के खाते में आप क्यों नहीं डाल रहे हैं? तो वो हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हाजी बेगम, उनकी जो पत्नी है, विधवा है, अकबर की माँ है, उन्होंने बनवाया था और वो अकबर के शासन काल में बनाया गया था। तो वो उपलब्धि अकबर और उनकी माँ के खाते में जाएगी, उनके कहते हैं उसका श्रेय उन्हें दिया जाएगा, ना कि हुमायूं को। हुमायूं की जो सबसे ज़्यादा चीज़ अगर चर्चित है तो वो है हुमायूं का मकबरा। ध्यान रखना, तो हुमायूं का मकबरा अकबर के द्वारा बनवाया जाएगा और यहाँ से कहानी अकबर की शुरू भी होगी, क्योंकि स्थापत्य की बात भी अकबर तक आ गई है और चित्रकला की बात भी हमने कहा था कि व्यवस्थित रूप से स्थापित करेंगे। शुरुआत जरूर हुमायूं ने कर दी, लेकिन व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित स्वरूप उसे प्रदान करेंगे कौन? आपके जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ध्यान रखना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हाँ, हुमायूं की कुछ बातें विचित्र जो जरूर हैं, जो कहते हैं कि भारतीय ज्योतिष से प्रभावित होकर हुमायूं जो है वो प्रत्येक दिन के अनुसार वस्त्र ग्रहण करते थे। हुमायूं कहते हैं भारतीय ज्योतिष में विश्वास करते थे और ज्योतिष में ग्रहों का एक विशेष दिन होता है और उसी ग्रह के विशेष दिन के अनुसार वो उस दिन उस ग्रह के अनुसार वस्त्र धारण करते थे। जैसे अगर बोला जाए तो हुमायूं सोमवार को सफेद वस्त्र पहनते थे, मंगलवार को लाल वस्त्र पहनते थे, शनिवार को काले वस्त्र पहनते थे और रविवार को वो पीले सूर्य का दिन होने के कारण वस्त्र पहनते थे। खैर वो कोई योगदान नहीं है, लेकिन हुमायूं के ज्योतिष के क्षेत्र में उनके रुझान को दिखाता है। अगर उनके शासन में स्थिरता होती और वो स्थिर स्वभाव के होते तो शायद उस क्षेत्र में कोई योगदान उनका आपको देखने मिलता। जैसे आमेर के राजा सवाई जयसिंह के जंतर मंतर आपको देखने के लिए मिलते हैं। खैर आगे कहानी अब हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पढ़ते हैं। धीरे धीरे हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं और व्यक्ति विशेष के सारे पहलुओं पर चर्चा करते चलते हैं और ये यात्रा पूरी पहुंचेगी औरंगजेब तक। ध्यान रखना, ये यात्रा पूरी पहुंचेगी औरंगजेब तक। तो आगे कहानी में अगर हम देखेंगे यात्रा औरंगजेब तक पहुंचेगी, लेकिन अभी नंबर है किसका? आपके जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का।
जिनका शासनकाल 1556 से शुरू होता है और 1605 तक होता है। एक इतना लंबा शासन, लगभग 49 साल का शासन, और उसमें भी अकबर जैसे महान शासक का शासन, जिसमें स्थिरता है। युद्ध तो है, शांति की आप बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, शासनिक प्रशासनिक रूप से शांति वहां है, स्थिरता है, लंबा शासन है, एक सुलझे हुए शासक हैं अकबर। हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं। कहते हैं भारत मध्यकालीन भारत में अगर सबसे महान शासक कोई माने जा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम को एक दृष्टि से देखने वाले शासक कोई माने जा सकते हैं, गंगा जमुना मिश्रित संस्कृति में विश्वास करने वाले कोई माने जा सकते हैं, तो वो हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर का सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान आप देखेंगे कि इनका योगदान स्थापत्य के क्षेत्र में भी है, इनका योगदान स्थापत्य के क्षेत्र में भी है, इनका योगदान आपके साहित्य के क्षेत्र में भी है, बहुत ज्यादा योगदान है साहित्य के क्षेत्र में, इनका योगदान संगीत के क्षेत्र में भी है अगर आप बात करें, और इनका योगदान चित्रकला के क्षेत्र में भी माना जाता है। बारी बारी से हम इनके सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में योगदान को देखते जाएंगे, बहुत सरल तरीके से हम बात करते जाएंगे। तो स्थापत्य के क्षेत्र में अगर अकबर की बात की जाए, तो अकबर के द्वारा जिन्होंने 1556 में शासन संभाला था, सबसे पहले तो हुमायूं का मकबरा, हमने कहा आपको कि हुमायूं का मकबरा अकबर के खाते में, उनकी उपलब्धि के खाते में जाएगा, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी विधवा अकबर की मां हाजी बेगम के द्वारा कहते हैं, एक वास्तुकार का नाम आता है मीरक मिर्जा ग्यास बेग। मीरक मिर्जा ग्यास बेग के द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में कराया जाता है। हालांकि इसमें लोधी स्थापत्य की कुछ चीज़ों को ग्रहण किया गया, और इसको लोधी स्थापत्य की चीज़ों से, तथ्यों से या बातों से प्रेरणा लेते हुए एक बहुत ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया, और कहते हैं कि इसके चारों ओर मीनारें भी बनाई गई, और ये मकबरा एक चार बाग शैली में या बाग के बीचों बीच बनाया गया। इस मकबरे की जो विशिष्टता है, जो इस मकबरे की पहचान है, कि ये मकबरा आगे जाके इतना खूबसूरत बना कि आगे जाके ताजमहल की मूल प्रेरणा बनेगा हुमायूं का मकबरा। ताजमहल की मुख्य डिजाइन जो ली गई है, वो ली गई है हुमायूं के मकबरे से। हालांकि ताजमहल ने प्रेरणा बहुत सी जगह से ली है। जब शाहजहां का टर्म आएगा तो हम ताजमहल की बात भी करेंगे, लेकिन ताजमहल की वास्तु के क्षेत्र में, डिजाइन के क्षेत्र में अगर कोई प्रेरणा है तो वो है हुमायूं का मकबरा। कहते हैं ये मकबरे में जो गुंबद है, वो गुंबद दोहरा गुंबद शैली है। बाकी का कहते हैं ये पूरा मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और लाल बलुआ पत्थर अकबर के काल से मुगलों की पहचान बन जाएगा। लाल रंग अकबर का फेवरेट था, नहीं था ये नहीं मालूम, लेकिन लाल रंग कहीं ना कहीं, अगर आप रंगों की बात करो तो उगते हुए सूर्य का प्रतीक लाल रंग को माना जाता है, जीवंतता का प्रतीक लाल रंग को माना जाता है। तो अकबर ने अपनी स्थापत्य की संरचनाओं में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया, इसलिए आप मुगलों द्वारा बनवाए गए किलों को लाल किले के नाम से जानते हैं। तो ये हुमायूं का मकबरा भी लगभग पूर्णता तो नहीं कहेंगे, लगभग लाल बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन इसकी जो गुंबद है, उस गुंबद का रंग सफेद है, क्योंकि वो संगमरमर की है। गुंबद संगमरमर से बना हुआ है, और बाकी का सारा मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना है। यही अंतर है ताजमहल में और हुमायूं के मकबरे में, कि ताजमहल पूर्णतः संगमरमर से बना है, सफेद, और कहते हैं पूर्णतः संगमरमर से, जबकि हुमायूं का मकबरा कहते हैं गुंबद को छोड़कर पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से बना है। नहीं तो आप उसको देखेंगे तो हूबहू डिजाइन दोनों की
या दोनों देखने में एक से लगते हैं। लोगों ने ताजमहल तो देखा होता है, लेकिन हुमायूं के मकबरे को सामान्यतः कम लोगों ने ही देखा होता है। और इस हुमायूं के मकबरे को 1993 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखना, हुमायूं के मकबरे को 1993 में, जो कि दिल्ली में स्थित है, उसको आपके यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अकबर के स्थापत्य के क्षेत्र के योगदान को अगर हम और जाने, आगे बढ़े, तो स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर के द्वारा आपके आगरा के लाल किले का निर्माण कराया गया। आगरा का लाल किला, ध्यान रखना, आगरा का लाल किला जो कि ताजमहल के साथ 1983 में ही भारत में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला स्थान बना था। आगरा का लाल किला, कहते हैं पहले लाल किला अकबर ने बनवाया था और बाद में लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। तो ये आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया। कहते हैं अकबर ने 3 जगह के लिए बनाए। अकबर ने 3 जगह के लिए बनाया, जिसको मैं मजाक मजाक में भी कहता हूँ कि अकबर ने आइला का किला बनवाया, जिसको हम गाने के रूप में भी बोलते हैं, आइला रे। तो ध्यान रखना, आइला का किला बोले तो क्या, आगरा, इलाहाबाद और लाहौर। आइला एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, जिससे अकबर द्वारा बनाए गए किलों का नाम सीधा सीधा आ जाता है। आप हौर बोले तो आगरा का लाल किला, ई बोले तो इलाहाबाद, प्रयागराज, जहाँ पर गंगा यमुना के संगम पर एक किला है, और वो किला बनवाया है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। ध्यान रखना, जो लोग इलाहाबाद तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, यूपीपीसीएस की, यूपीएससी की, तो उन्हें इस संगम पर बने किले की जानकारी अच्छे से होती है। और लाहौर में भी अकबर के द्वारा किला बनवाया गया। अकबर के द्वारा 3 किले बनवाए गए, जिन्हें आइला का किला हमने बोला। अकबर के स्थापत्य के क्षेत्र के योगदान को अगर हम बता रहे हैं, तो फतेहपुर सीकरी को नहीं छोड़ा जा सकता है। एक और उनका जो स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान है, हम व्यक्ति विशेष से चर्चा करते चल रहे हैं, और सारे शासकों के, कहते हैं सारे शासकों के स्थापत्य धीरे धीरे यहाँ आते जा रहे हैं। ध्यान रखना, सारे शासकों के क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान यहाँ आते जा रहे हैं। और स्थापत्य की बात अगर हम करेंगे, तो स्थापत्य की बात में अगर हम करेंगे तो फिर आ जाता है फतेहपुर सीकरी। और आप ध्यान रखना, ये फतेहपुर सीकरी आगरा से कुछ दूरी पे है, और ये स्थापत्य में खूबसूरती के मामले में, सांस्कृतिक समागम के मामले में और सारे स्थापत्य पे भारी पड़ता है। यहाँ पर अकबर के द्वारा ये हालांकि है फतेहपुर सीकरी, कैसा कि बाबर ने इसको 1527 में खानवा के युद्ध को जीता था, और उस जगह को नाम फतेहपुर नाम दिया था, फतेहपुर नाम दिया था। और इसी फतेहपुर वाले भाग में निवास करते थे एक चिश्ती सूफी संत सलीम चिश्ती, और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को 8 वर्ष के बाद हुई थी एक संतान, जिसका नाम उन्होंने इन्हीं के नाम पर सलीम रखा था, और वो सलीम आगे जाकर जहांगीर बनेंगे। तो वो सलीम चिश्ती का, कहते हैं खानकाह यहाँ था, आश्रम यहाँ था, और अकबर ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बना ली थी, और यहाँ पर स्थापत्य के क्षेत्र में चारों ओर विकास कराया था। इन्होंने यहाँ पर बौद्ध स्थापत्य कला शैली को, हिंदू स्थापत्य कला शैली को और जैन स्थापत्य कला शैली को भी शामिल करते हुए स्थापत्य की संरचनाएं बनवाई थी। यहाँ पंचमहल है, जोधा बाई का मकबरा है, यहाँ कहते हैं सलीम चिश्ती का मकबरा है, और यही है भारत का सबसे बड़ा दरवाजा, जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। ध्यान रखना, यहीं पर है भारत का सबसे बड़ा दरवाजा, जिसे बुलंद दरवाजा माना जाता है। ध्यान रखना, बुलंद दरवाजा जो कि 1531 के बाद गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था आपके अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का दक्षिणी द्वार है बुलंद दरवाजा, और इस बुलंद दरवाजे की प्रेरणा कहीं ना कहीं अकबर ने इल्तुतमिश द्वारा बनवाए गए नागौर के अतार किन के दरवाजे से ली थी। इल्तुतमिश द्वारा बनवाए गए अतार
किन के दरवाजे से ली गई। ध्यान रखना, अतारकिन का दरवाजा नागौर में बनवाया था इल्तुतमिश ने और उसी से प्रेरणा डाली और भारत के एक भव्य दरवाजे का। प्राचीन शहरों में दरवाजे बड़े फेमस होते हैं। जब आप लाल किले में जाओगे तो आपको अजमेरी गेट और लाहौरी गेट, हालांकि वहाँ गेट हो जाता है लेकिन वो दरवाजे मिलते हैं। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का दक्षिणी दरवाजा है जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बनवाया गया और शायद कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है। वैसे अगर दरवाजे की बात करेंगे तो भारत की राष्ट्रीय स्मारक भी एक दरवाजा है। भारत की राष्ट्रीय स्मारक कोई लाल किला नहीं है। भारत का राष्ट्रीय स्मारक अगर कोई है तो वो दरवाजा है और उसका नाम है इंडिया गेट, जो दिल्ली में है। कई लोगों को जानकारी नहीं रहती कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट है। खैर, तो यहाँ हम अब आगे बढ़ेंगे। अकबर के स्थापत्य के क्षेत्र का योगदान हो गया और इस फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया 1986 में। 1986 में इस फतेहपुर सीकरी को भी यूनेस्को विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है। तो अकबर का लाल किला और फतेहपुर सीकरी यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को विश्व विरासत सूची स्थल हैं और वो तीनों के तीनों आगरा में है। एक तो ताजमहल जो सबसे पहले शामिल किया गया, दूसरा आगरा का किला जो उसके साथ शामिल किया गया और फिर तीसरा फतेहपुर सीकरी। अब आगे बढ़ते हैं अकबर के साहित्य के क्षेत्र में योगदान को, अकबर के चित्रकला के क्षेत्र में योगदान को और अकबर के सबसे बड़े योगदान जो उनका नवरत्नों का संकल्पना है और उनके नवरत्नों में संगीत सम्राट तानसेन जो अपने आप में संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान बताता है। खैर, तो बात कर लेते हैं अगले पड़ाव की। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर स्थापत्य इतना समय ले गया, लेकिन यहाँ अकबर के बाद जहांगीर थोड़े से रहेंगे और फिर शाहजहां और औरंगजेब में आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने बहुत सी कलाओं पर, बहुत से सांस्कृतिक आयामों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। खैर, यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम अकबर के साहित्य के क्षेत्र के योगदान को देखते हैं। तो अकबर ने साहित्य के क्षेत्र में योगदान जो दिया, तो हुमायूं से ही शुरुआत करते हैं। तो एक हुमायूं नामा पुस्तक आती है जो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम हुमायूं की चचेरी बहन है। ये गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी और वो अकबर के कहने पर अकबर के काल में लिखी गई। और ये पुस्तक बहुत सी ऐसी बातें बताती है जो सामान्य चर्चा में नहीं मिलती। यही पुस्तक कहती है कि हुमायूं की हत्या हुई थी, उन्हें जहर दिया गया था और यही पुस्तक कहीं ना कहीं हुमायूं की जान बचाने वाले उस भिस्ती की कहानी को भी बताती है जो एक दिन का बादशाह बना था और उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। खैर, हम हुमायूं नामा और गुलबदन बेगम की पुस्तक की ज़्यादा चर्चा ना करते हुए अकबर के और साहित्य के क्षेत्र में योगदान को बताते हैं। तो अकबर के साहित्य के क्षेत्र में योगदान में अगर बात करें तो सबसे बड़ा बात है कि अनुवाद विभाग, अकबर द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी जहां पर संस्कृत से फारसी भाषा में अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया गया। संस्कृत से फारसी भाषा में अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया गया। यहाँ संस्कृत के विद्वान पंडित भी होते थे और फारसी और उर्दू के जानकार मुस्लिम भी हुआ करते थे। मुख्यतः फारसी भाषा रहेगी और अकबर ने बहुत से धार्मिक और गैर धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया। अनुवाद विभाग उन्होंने बनाया और अनुवाद विभाग का अध्यक्ष भी उन्होंने अपने नवरत्नों में से एक फैजी को बनाया है। हम पूरे नवरत्नों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उनके नवरत्नों में अबुल फजल के बड़े भाई फैजी को उन्होंने अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बनाया और आगरा में अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद संस्कृत से फारसी में कराया। उनमें से महाभारत भी है जिसका अनुवाद के शीर्षक का नाम रज्मनामा है और जो सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है। रामायण भी उन्होंने अनुवाद करवाई। पंचतंत्र की पुस्तक का भी उन्होंने अनुवाद करवाया। भागवत गीता का भी उनके द्वारा अनुवाद कराया गया। बहुत सी पुस्तकों का अकबर के द्वारा संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया
गया और विधिवत अनुवाद विभाग की स्थापना उन्होंने की। ये साहित्य के क्षेत्र में योगदान है किसका? साहित्य के क्षेत्र में योगदान है किसका? अकबर का। और साहित्य के क्षेत्र में इनके नवरत्नों के द्वारा भी बहुत योगदान दिया गया। अबुल फजल जो उनके बहुत खास थे, नवरत्नों में से एक थे, उनके द्वारा आयन ए अकबरी या अकबरनामा की रचना की गई, जो अकबर की जीवनी है। और कुछ अनुवाद कार्य भी इनके द्वारा किया गया। बदायूनी का नाम भी आता है, बदायूनी भी इनके दरबारी थे, उनके द्वारा भी अनुवाद कार्य किया गया। एक और इनके कहते हैं दरबारी विद्वान हैं जिनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रहीम कहा जाता है, आज के रहीम, जिनके दोहे आज भी चर्चित हैं कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे मोती मानस चून। यही है रहीम, जो मेरा फेवरेट वाक्य कहते हैं, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहमन मूल ही सींचबो फूलो फले अघाए। रहीम के कुछ दोहे जो मुँह जबानी हमें याद हैं और वो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, प्रेरणादायी भी हैं। और यही अब्दुल रहीम आज के रहीम कहलाते हैं। कबीर के दोहों के अलावा अगर किसी के दोहे चर्चित हैं तो वो हैं रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना। कुछ दोहों की बात हमने यहाँ कर ली, जिनमें से एक हमें बहुत अट्रैक्ट करता है कि एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए। जीवन में एक समय में एक काम को ही करना चाहिए, एक लक्ष्य को ही साधना चाहिए। अगर आप बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ साधते हैं, एक बहुत सारे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनमें से एक भी काम आपका पूरा नहीं होता है। खैर, कभी बात करेंगे इस एक दोहे पर, पूरी बात करेंगे। लेकिन ये सांस्कृतिक योगदान है किसका? साहित्य के क्षेत्र में योगदान है किसका? आपके अकबर का। उनके नवरत्नों की अगर बात की जाए तो उनके नवरत्नों में बीरबल भी हैं। बीरबल के द्वारा किसी साहित्य का सृजन तो नहीं किया गया, लेकिन आप ध्यान रखना बीरबल हाजिर जवाबी के लिए मुख्यतः जाने जाते थे। अब बात कर लेते हैं, ये साहित्य के क्षेत्र का योगदान हो गया। अब बात कर लेते हैं संगीत की। जब नवरत्नों की ही बात हो रही है तो संगीत की बात कर लेते हैं। तो अकबर ने संगीत को भी अच्छा खासा बढ़ावा दिया, संगीत को भी अच्छा खासा बढ़ावा दिया। एक तो अकबर खुद आपका नक्कारा बजाते थे, अकबर स्वयं नक्कारा बजाते थे। और अकबर ने अपने दरबार में बड़े बड़े संगीतज्ञों को संरक्षण दे रखा था, जिनमें तानसेन प्रमुख थे। और बाज बहादुर, मालवा के शासक बाज बहादुर को भी संगीतज्ञ के रूप में मनसब प्रदान किया गया था। तानसेन अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, संगीत सम्राट तानसेन, जो ग्वालियर शहर के हैं, जिन्हें भारत में संगीत सम्राट बोला जाता है और जिन्हें शायद संगीत का पर्याय माना जाता है। ध्यान रखना, यहाँ संगीत के क्षेत्र में बाज बहादुर। एक व्यक्ति और जिसे बैजू बावरा कहा जाता है, बैजू बावरा, जो मध्य प्रदेश के चंदेरी से जुड़े हुए माने जाते हैं। ये सब अकबर के दरबार के इर्द गिर्द, अगर दरबार में नहीं थे तो दरबार के इर्द गिर्द थे और उनका दरबार में आना जाना लगा रहता था। कहते हैं तानसेन और बैजू बावरा की प्रतिस्पर्धा थी, प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के, और उनकी प्रतिस्पर्धा अबुल फजल के उल्लेखों में भी दिखाई देती है। खैर, तो ये कहते हैं। और अकबर तानसेन को लेके इतने ज्यादा आग्रही थे कि उन्होंने रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से इन रामतनु पांडे को बुलाया था और बाद में इनका नाम हो गया था तानसेन। तो ये अकबर का संगीत के क्षेत्र में योगदान, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका योगदान रहा है। अकबर का चित्रकला के क्षेत्र में अगर हम योगदान देखें, अकबर का चित्रकला के क्षेत्र में योगदान देखें, जिस चित्रकला की शुरुआत आपके हुमायूं के द्वारा की गई थी, उस चित्रकला को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया अकबर ने। और अकबर ने, कहते हैं, वो मीर सैयद अली और अब्दुल समद को लेकर बहुत से धार्मिक सांस्कृतिक ग्रंथों के मुख्य पृष्ठ पर और उनके दृश्यों का चित्र बनवाया, जिनमें से एक बहुत चर्चित नाम आता है हमजा नामा का नाम आता है, जो सबसे प्रमुख पांडुलिपि मानी जाती है। अकबर के काल में
दशवंत, वशावन, अब्दुल समद, मीर सैयद अली जैसे चर्चित चित्रकार थे। अकबर के दरबार में चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव भी दिखाई देता है। यूरोपीय प्रभाव बढ़ जाता है। 3D पेंटिंग, 3D पेंटिंग आपका उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। 3D पेंटिंग आ जाती है, मतलब दूर की चीज दूर दिखाई देती है पेंटिंग में, और पास की चीज पास दिखाई देती है। ये प्रभाव भी कहते हैं अकबर के काल में मुगल चित्रकला में आ जाता है। यूरोपीय प्रभाव भी अकबर के काल में मुगल चित्रकला में आ जाता है। और कहते हैं बहुत से धार्मिक ग्रंथों के चित्रों को, उनके मुख्य पृष्ठ को चित्रकला से परिपूर्ण करवाते हैं कौन? आपके जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर का स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान हो गया, साहित्य के क्षेत्र में योगदान हो गया, अकबर का संगीत के क्षेत्र में योगदान हो गया, और अकबर का चित्रकला के क्षेत्र में भी योगदान हमने देखा। तो ये अकबर का योगदान, और सबसे बड़ा सांस्कृतिक योगदान उनका नवरत्न है। हम ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि अकबर के पास ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न था, इसलिए अकबर ने हर क्षेत्र में इतने अच्छे अच्छे काम किए। वैसे ये ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास भी था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी सबसे बड़ा सांस्कृतिक योगदान भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारत में जो दिया, वो अपना नवरत्न के रूप में दिया, क्योंकि उन्हीं के नवरत्नों में से एक थे साहित्य के पर्याय कालिदास। वहां साहित्य के पर्याय कालिदास थे, और यहाँ संगीत के पर्याय तानसेन है। आप ध्यान रखना, दोनों हैं मध्य प्रदेश से। कालिदास उज्जैन महाकाल की नगरी से हैं, और आपके तानसेन ग्वालियर की नगरी से हैं। सॉरी, और वो ग्वालियर को तानसेन का शहर ही बोला जाता है। खैर, तो ध्यान रखना। और अकबर बड़े सुलझे थे, कभी अकबर पर हम चर्चा करेंगे। अकबर भले कम पढ़े लिखे थे, निरक्षर थे इवन, और लेकिन उनकी समझ बहुत अच्छी थी। और नवरत्न की उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली, अगर ये बात हम अपने शोध के आधार पर बताएं, तो कहते हैं कि उन्होंने जब सिंहासन प्राप्त किया था 1556 में, पानीपत के दूसरे युद्ध को जीतने के साथ, तो उन्होंने अंतिम विक्रमादित्य हेमू को हराया था, और तब उनकी विक्रमादित्य के प्रति लालसा जगी थी। और जब उनने विक्रमादित्यों के बारे में जाना, तो उन्हें सुनाई दिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और साथ में सुनाई दिया उनका नवरत्न की संकल्पना। वहीं से अकबर ने प्रेरणा लेते हुए अपने दरबार में नवरत्न रखे। 9 उनके रत्न थे, जिनमें तानसेन भी हैं, बीरबल भी हैं, मानसिंह भी हैं, टोडरमल भी हैं। 4 हिंदू हैं और 5 मुस्लिम हैं। यहाँ पर भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृति को संतुलित करने का प्रयास किया। अबुल फजल हैं, उनके भाई फैजी हैं, अब्दुल रहीम खान खाना है, मुल्ला दो प्याजा हैं, और हकीम हुमाम है। खैर, यहाँ हमने नाम तो बता दिए, लेकिन विस्तृत चर्चा उनकी हम यहाँ नहीं करेंगे। अब अकबर के बाद हम कहानी जहांगीर और औरंगजेब की करेंगे। ये है मुगल बादशाह, महान मुगल बादशाह। अच्छा, एक योगदान और अकबर का याद आता है, जो सांस्कृतिक में ही शामिल किया जाएगा, और वो था इबादत खाना। इबादत खाना उनका सांस्कृतिक योगदान इस मामले में है कि अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी, और ये एक धर्म सभा थी, जिसमें पहले हिंदू शामिल होते थे, बाद में सारे धर्मों के लोगों को इसमें शामिल किया जाने लगा। और इसी इबादत खाने से प्रेरणा लेते हुए अकबर ने अपना एक अलग धर्म दीन ए इलाही भी चलाया। और ये योगदान सांस्कृतिक ऐसा है कि इसी से प्रेरणा लेके आगे चल के धार्मिक सम्मेलन होने लगे, या सब धर्म सर्वधर्म सम्मेलन होने लगे। तो मध्यकाल में एक व्यक्ति सर्वधर्म सम्मेलन की सोच रखता है, और सारे धर्म के लोगों को अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाता है, तो ये इतिहास में बहुत दूर की कोणी माना जाएगा कि व्यक्ति की सोच बहुत दूरगामी थी। ध्यान रखना, भले अकबर उतने पढ़े लिखे नहीं थे, और यही इबादत खाने का नया कॉन्सेप्ट आप शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में देखते हैं, जहां पर विवेकानंद ने उद्बोधन दिया था, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। और विवेकानंद ने सनातन धर्म संस्कृति को
दुनिया के पटल पर प्रस्तुत किया था। खैर, यहाँ हम बहुत दूर जा रहे हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की डिमांड होती है कि आप इतिहास में अतीत से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान को सुधारते हुए, वर्तमान को अच्छा करते हुए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। मतलब अतीत, वर्तमान और भविष्य एक निरंतरता और परिवर्तन के प्रभाव के क्रम में दिखाई दे। हमने पहले भी कहा था, इतिहास केवल गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है। इतिहास अतीत से प्रेरणा लेना, वर्तमान को संभालना, संभल के चलना और भविष्य को अच्छा करना। इतिहास निरंतरता और परिवर्तन के साथ एक यात्रा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट की तो बहुत बड़ी उक्ति भी है कि अगर जिसको इतिहास की जानकारी है उसके पास विवेक है, उसे मालूम है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भविष्य की, अतीत की जानकारी और उस अतीत को अपने वर्तमान में सुधारने के लिए सदुपयोग करना और फिर उस वर्तमान को साधते हुए अपने भविष्य को उज्जवल करना। खैर, आगे बढ़ते हैं। कहानी में आ जाते हैं आपके जहांगीर। जो सलीम थे वही बनेंगे जहांगीर और इनका शासनकाल 1605 से लेके 1627 तक का माना जाता है। और इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हमने आपको बताई है तो वो उपलब्धि है इनकी चित्रकला के क्षेत्र में। इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है चित्रकला के क्षेत्र में, क्योंकि इनके काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इनके काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग, गोल्डन एज कहा जाता है। तो चित्रकला से ही शुरुआत करते हैं कि जो हुमायूं के काल में शुरू हुई थी, अकबर के काल में व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया गया था। उस चित्रकला में ऐसा क्या हो गया कि इनके काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। कहा जाता है कि सलीम, ध्यान रखना, सलीम जिनका नाम किंवदंतियों में अनारकली से बहुत जुड़ता है, सलीम अनारकली, लेकिन आपको इतिहास में अनारकली का नाम दिखाई नहीं देगा। सिनेमा में तो रहेगा, पिक्चरों में रहेगा, लेकिन यहाँ पर अनारकली नहीं आई। भले अनारकली डिस्को चली, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ अनारकली सुनाई नहीं देगी। नूरजहां आपको सुनाई दे जाएंगी। और नूरजहां का योगदान भी सलीम की उपलब्धियों पर भारी रहेगा। स्थापत्य के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में नूरजहां काफी प्रभावी भूमिका जहांगीर के काल में निभाएंगी। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जहांगीर की स्वयं की चित्रकला के प्रति रुचि बहुत ज्यादा थी, रुझान बहुत ज्यादा था, हॉबी उनकी चित्रकला थी। जिस हॉबी पर सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू पूरा चल जाता है, उस हॉबी में जहांगीर चित्रकला में बड़ी रुचि रखते थे। कहते थे जहांगीर के काल में सबसे ज्यादा मुगल चित्रकार थे, इतनी संख्या थी चित्रकारों की, लेकिन जहांगीर प्रत्येक चित्रकार की चित्रकला से इतने परिचित थे कि वो अगर किसी व्यक्ति का चेहरा बना दिया जाए और उस चेहरे में आंखें, नाक और मुंह किसके द्वारा बनाया गया है, इवन आंख, नाक, कान अलग अलग बना दिए जाए चित्रकारों के द्वारा, तो वो इतना भी बता देते थे कि ये किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है। जब इतनी बारीकी नजर होगी, इतना रुझान होगा, तो वो क्षेत्र वह तरक्की की ओर अग्रसर होगा। हमने आपसे कहा भी था अभी कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो जहांगीर ने एक चीज को साधा और वो है चित्रकला। क्योंकि जहांगीर वैसे भी फ्री रहते थे, क्योंकि 1611 में जब नूरजहां से उनका विवाह हुआ तो सारा शासन संचालन नूरजहां और उनका गुट करने लगा था, जिसे जुंटा गुट कहते हैं। वो जुंटा गुट सारा काम करने लगा था, वो सारा काम काज देखने लगा था जुंटा गुट। इसलिए उसमें हालांकि खुर्रम थे, इनकी माँ थी, बहन, इनका भाई था, इनके पिता थे अहमदुल्ला, और भी लोग थे। तो ये सारे लोग और राजनीतिक प्रशासनिक काम देखते थे, बाकी जहांगीर चित्रकला में विशेष रुझान रखते थे।
हालांकि जहांगीर के काल में क्या क्या हुआ चित्रकला में, अगर हम देखें तो जहांगीर के काल में पशु पक्षी का चित्रांकन बहुत बढ़ गया था। पशु पक्षियों का चित्रांकन बहुत बढ़ गया था और इसमें एक उस्ताद मंसूर का नाम बहुत लिया जाता है। सीधा सीधा एग्जाम में उस्ताद मंसूर पूछ लिए जाते हैं। पशु पक्षियों के विशिष्ट चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। साथ में यहाँ मानव जीवन की चित्रकारिता का प्रभाव भी पड़ा था। वैसे तो कहते हैं कि इस्लाम में मानव चित्रकला की अनुमति नहीं है और चित्रकला को संबंधित जितनी प्रतिबद्धताएं हैं, जितने प्रतिबंध हैं, उन सबको लेके औरंगजेब अपने काल में चित्रकला पर प्रतिबंध लगा देंगे। इसलिए आपको उनके काल में चित्रकला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इनके काल में मानव चित्रांकन पर बड़ा ध्यान दिया गया। व्यक्ति चित्रकारिता या छवि चित्रकारी उसे बोला जाता है। जहांगीर के काल में ये छवि चित्रकारी बहुत उभर के आई। धार्मिक, गैर धार्मिक, धार्मेतर, दरबार के अलावा और भी चित्र इस समय बनाए जाने लगेंगे। अकबर के काल में भी तरक्की हुई थी, लेकिन जहांगीर के काल में चित्रकला और बड़े स्तर पर निखर के आ गई। और इस मानव चित्रकला में, छवि चित्रकारी में एक व्यक्ति बहुत होशियार था जिसका नाम कहते हैं अबुल हसन। तो चित्रकारों के नाम इनके दरबार में आते हैं। ये अबुल हसन छवि चित्रकारी में श्रेष्ठ थे और ये जहांगीर के फेवरेट भी थे। और इन्होंने ही जहांगीर की आत्मकथा तुजक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर जहांगीर की फोटो, उनका चित्र बनाया था। पहले मोबाइल नहीं होते थे, हालांकि कैमरे भी नहीं होते थे, लेकिन चित्रकार आपको देखकर आपकी प्रतिकृति बनाने की कोशिश करता था। वही कोशिश की थी अबुल हसन ने। एक व्यक्ति और है बिशन दास, जो छवि चित्रकारिता में बहुत आगे हैं। और इन बिशन दास को जहांगीर फारस के राजा का चित्र बनाने के लिए भेजता है। मतलब जहांगीर अपनी चित्रकारिता का, चित्रकारों का विदेशी संबंधों को साधने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक बार प्राचीन काल में कहते हैं कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रकोप के इलाज के लिए भेजा था और अपने डॉक्टर का डिप्लोमेटिक यूज उनने किया था। यहाँ बिशन दास को भेजते हैं जहांगीर फारस के राजा का चित्र बनाने के लिए। तो विदेश नीति में, जो कि यूपीएससी का एक पड़ाव है आईआर, उसमें साम दाम दंड भेद हर तरीके से अपने देश के हितों को साधने का प्रयास किया जाता है और वो प्रयास जहांगीर की चित्रकला के माध्यम से भी दिखाई देगा। खैर, आगे जहांगीर की चित्रकला जो स्वर्णिम कहलाती है। इसके अलावा इनका स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान भी देख लें और फिर शाहजहां और औरंगजेब तक पहुंचते पहुंचते फिर हम अपनी यात्रा को समापन पर ले जाएंगे। स्थापत्य के क्षेत्र में कोई बहुत विशिष्ट योगदान तो नहीं है, लेकिन अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में है, अकबर द्वारा अपने मकबरे का चयन स्वयं किया गया था, स्थान का चयन किया गया था और बहुत सादगीपूर्ण ये मकबरा है। सादगीपूर्ण ये बहुत मकबरा है। इस मकबरे में गुंबद नहीं है और इस मकबरे का निर्माण कराया था 1605 और 6 में जहांगीर ने। हालांकि जहांगीर के नाम पर स्थापत्य में और कोई चीज ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि बाकी का स्थापत्य इनके काल में इनकी पत्नी नूरजहां ने करवाया है। और नूरजहां ने अपने पिता एहमद-उद-दौला का मकबरा आगरा में बनवाया। एहमद-उद-दौला का मकबरा आगरा में बनवाया और ये मकबरा मुगल काल के पूर्णता संगमरमर से बनी पहली इमारत माना जाता है। और पूर्णता संगमरमर से बनी इमारत भी है और कहते हैं इसमें पित्तदोरा शैली का प्रयोग भी किया जाता है। और पित्तदोरा शैली अगर कल्चर में बात करें तो एक ऐसी शैली है जिसमें सफेद संगमरमर के बीच में रंगीन संगमरमर के टुकड़ों को लगाया जाता है। तो ये एहमद-उद-दौला का मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया और साथ में जहांगीर की समाधि है, जहांगीर का मकबरा। तो जहांगीर की 1627 में लाहौर में मृत्यु हुई, तो वहीं लाहौर के पास एक जगह है शाहदरा, रावी नदी के तट पर, वहां पर जहांगीर का मकबरा उन्होंने बनवाया। तो ये नूरजहां के द्वारा बनवाए गए मकबरे या कहते हैं उनके द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान है, लेकिन वो
अकबर के काल में कहीं ना कहीं काउंट किए जाएंगे। अगर प्रश्न सीधा नूरजहां को लेके आता है, जो आ भी जाता है कि नूरजहां का स्थापत्य के क्षेत्र में या सांस्कृतिक योगदान बताइए, तो आप नूरजहां के स्थापत्य के क्षेत्र के योगदान को बता सकते हैं। संगीत में जहांगीर का वैसा कोई विशेष रुझान नहीं रहा। अब हम बात कर लेते हैं शाहजहां की, जिनके काल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। धीरे धीरे करके हमने बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर तक की यात्रा को पूर्ण किया। अब हम बात करते हैं स्थापत्य कला के स्वर्णिम काल, वास्तुकला के स्वर्णिम काल शाहजहां के काल की। तो शाहजहां जिनका कालक्रम, ध्यान रखना, शाहजहां जिनका कालक्रम 1627 से लेकर 1657-58 तक माना जाता है, उन शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहते हैं। इनके बाकी पहलुओं की चर्चा ना करते हुए इनके सांस्कृतिक योगदान की अगर चर्चा करें तो स्थापत्य आएगा, और साथ में थोड़ा सा चित्रकला भी थोड़ी सी आ जाएगी। बाकी पूरा जीवन इनका स्थापत्य को लेकर जाना जाएगा। खैर, शाहजहां का हॉबी या इंटरेस्ट स्थापत्य में था, और कहते हैं कि 1631 में उनकी पत्नी अर्जुमन बानो बेगम मुमताज महल की जब मृत्यु हो जाती है, तो आगरा में यमुना नदी के तट पर इनके मकबरे का निर्माण शुरू किया जाता है 1632 में, और वो मकबरे का निर्माण किया जाता है जो 1652 में बन के तैयार होता है, और उसे कहते हैं ताजमहल। इस ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है, जो पूर्णतः संगमरमर से बना होता है। इसको मकराना के सफेद संगमरमर से बनाया गया। उस्ताद अहमद लाहौरी इसकी कहते हैं डिजाइनकार थे, निर्देशन करने वाले थे, और उस्ताद ईसा ने इसके बनाने का निर्देशन किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा का नाम आता है, मकराना के संगमरमर का नाम आता है। और इस ताजमहल की प्रेरणा हमने आपसे कहा था कि हुमायूं के मकबरे से मूलतः ली गई। हुमायूं के मकबरे से मूलतः इसकी डिजाइन ली गई। अकबर के मकबरे से सादा सिंपल सादगी ली गई। फिर कहते हैं कि अहमदौला के मकबरे से सफेद संगमरमर का पैटर्न लिया गया। शेरशाह सूरी के सासाराम स्थित मकबरे से जल में इसकी आकृति दिखे, क्योंकि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में जल के बीचों बीच, झील के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, वो मुगलों में नहीं था इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ उसकी चर्चा हो जाती है। तो ताजमहल का अक्स जल के बीच दिखे, इसलिए उसके चारों तरफ फव्वारे लगाए गए। और 5वीं प्रेरणा मांडू में कहते हैं हुसैन शाह का मकबरा। मांडू में एक मालवा के शासक के मकबरे से, उस मकबरे से उनकी कब्र की डिजाइन ली गई है। तो ये 5 जगह से प्रेरणा ली गई है ताजमहल की, जो कि शाहजहां के काल की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। शाहजहां ने कहते हैं स्थापत्य के क्षेत्र में लाल किले का निर्माण भी दिल्ली में यमुना नदी के तट पर कराया, जिसे 1648 में बनाया गया। इसे किला ए मुबारक भी कहते हैं। इस लाल किले में दीवान खास है, दीवान ए आम है, और उसी दीवान खास में रखा गया था मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस, जिसमें लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। तो लाल किला, किला ए मुबारक, इसके 2 प्रवेश द्वार अजमेरी गेट और लाहौरी गेट का उल्लेख मिलता है, और 2007 में इसको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये अकबर शाहजहां के स्थापत्य के क्षेत्र का योगदान है। और एक चीज और है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई, इनके बेटे ने, जबकि आगरा के लाल किले में, जिसको अकबर ने बनवाया था, वहां मोती मस्जिद बनवाई शाहजहां ने। ये कभी कभी कंफ्यूज करता है, तो आप याद रखना कि लाल किला तो दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया, लेकिन मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई। लाल किला आगरा में अकबर ने बनवाया, लेकिन मोती मस्जिद वहां पर शाहजहां ने बनवाई। ठीक है, इसके अलावा जामा मस्जिद भी दिल्ली में लाल किले के सामने है। वो जामा मस्जिद भी शाहजहां के
स्थापत्य के क्षेत्र के उदाहरणों में से एक मानी जाती है। तो ये शाहजहां के काल का स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान। कुछ बाग भी, गार्डन भी शाहजहां द्वारा बनवाए गए, जिनमें शालीमार बाग का नाम लिया जाता है। इसके अलावा शाहजहां ने चित्रकला के क्षेत्र में थोड़ा रुझान दिखाया, जितना जहांगीर ने दिखाया था उतना नहीं दिखाया। तो इनके काल में चित्रकला का पतन होने लगा और औरंगजेब के काल में एकदम मुगल चित्रकला खत्म हो गई और वो क्षेत्रों में, स्थानीय क्षेत्रों में चली गई और स्थानीय चित्रकला का जन्म वहां से होता है। चित्रकला के क्षेत्र में शाहजहां के काल में क्या हुआ था कि शाहजहां के काल में चित्रकला में चमकीले भड़कीले रंगों का पैटर्न बढ़ गया था और साथ में एक आभा मंडल, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे के चारों तरफ जो आभा मंडल होता है वो शाहजहां के काल की चित्रकला की विशेषता बन गया था। ये योगदान है शाहजहां का सांस्कृतिक क्षेत्र में, आपके कहते हैं स्थापत्य के क्षेत्र में जो उनका स्वर्णिम काल है, और आपके कहते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में। बात कर लेते हैं औरंगजेब की और वहीं से हमारी यात्रा खत्म होगी। हमने पूरी यात्रा को बारी बारी से डिस्कस किया और उस यात्रा को जब हम औरंगजेब तक लेके जाएंगे, जो दिल्ली में मुगल साम्राज्य के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक बनते हैं, लेकिन ये एक कट्टर शासक थे। औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक गद्दी पर बैठते हैं और इनका शासन भी लंबा है, हालांकि उथल पुथल से बचा हुआ नहीं। इनका साम्राज्य भी बड़ा है, लेकिन वहां पर विद्रोहों की संख्या सबसे ज्यादा है। अकबर के काल में शासनकाल लगभग बराबर है, औरंगजेब का थोड़ा ज्यादा है और अकबर हर चीज में स्वर्णिम सफलता अर्जित कर रहे हैं, जबकि औरंगजेब असफलता के पर्याय माने जाते हैं, क्योंकि औरंगजेब थोड़े से कट्टर सुन्नी कट्टर मुसलमान थे ये, और सूफियों में एक सिलसिले को मानते थे जिसका नाम था नक्शबंदी सिलसिला। अकबर जो मानता था उसका नाम चिश्ती सिलसिला है, और आगामी क्लास में आपको ये भक्ति सूफी दिखाई देगा। चिश्ती लिबरल है और नक्शबंदी थोड़ा सा कट्टर है। तो औरंगजेब, जिन्हें चलता फिरता पीर, जिंदा पीर कहा जाता है, शाही दरवेश कहा जाता है, वो औरंगजेब इस्लाम के नियम के अनुसार कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देते हैं और उनमें से साहित्य कला के क्षेत्र की भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। हालांकि स्थापत्य के क्षेत्र में उन्होंने कुछ कार्य किए और वो स्थापत्य के क्षेत्र का उनका योगदान दक्षिण भारत में उन्होंने औरंगाबाद में, दक्षिण भारत में जो औरंगाबाद उन्हीं के नाम पर है, औरंगजेब के नाम पर, जिसका शायद अभी नाम परिवर्तित कर दिया गया है, संभाजी नगर शायद उसका नाम कर दिया गया है। तो औरंगाबाद, वहां पर उन्होंने अपनी बीवी रबिया का मकबरा बनवाया और उसकी प्रेरणा उन्होंने ताजमहल से ली। ताजमहल की कॉपी करने का वो प्रयास कर रहे थे, जैसी हुमायूं के मकबरे की कॉपी ताजमहल ने की, ताजमहल की कॉपी करने का प्रयास कर रहे थे, तो वो कॉपी अच्छी नहीं हो पाई। कहते हैं अकल भी दिमाग से की जाती है, नकल भी दिमाग से की जाती है और नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो शायद वो नकल करते 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 फूहड़ नकल बन गया और इसे बीबी का मकबरा तो कहते हैं और दक्कन का ताज भी कहते हैं। कभी कभी व्यंग्य के रूप में ताजमहल की फूहड़ नकल भी उसे बोला जाता है। औरंगजेब के द्वारा लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई गई, बहुत बड़ी बादशाही मस्जिद औरंगजेब के द्वारा लाहौर में बनवाई गई। स्थापत्य के क्षेत्र में तो औरंगजेब का योगदान आपको फिर भी दिख जाएगा, लेकिन उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि वो स्वयं संगीत के रूप में वीणा बजाते थे, माँ सरस्वती का वादन, और सबसे ज्यादा संगीत की पुस्तकें इन्हीं के काल में लिखी गई। जिस चीज को जितना दबाया जाएगा वो उतने ही ज्यादा प्रेशर से उछल के आएगी। तो संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें अगर मुगल काल में पूछी जाए तो लिखी गई औरंगजेब के काल में, और स्वयं वीणा बजाते थे, लेकिन फिजूल खर्ची मानते थे, मितव्ययी थे औरंगजेब। केवल कट्टरता उसका कारण नहीं था, मितव्ययता भी उसका एक कारण है, और वो मितव्ययी थे, फिजूल खर्ची से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि कलाकार रखने पड़ते थे, कलाकारों को पैसे देने पड़ते थे,
उनका भरण पोषण करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। और कहते हैं संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें इन्हीं के काल में लिखी गई। चित्रकला भी उन्होंने मितव्ययिता के चलते हुए, चित्रकला भी किन्हीं कारणों से उन्होंने चित्रकला पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हम केवल संस्कृति कला के क्षेत्र की बात यहाँ करते जा रहे हैं, ध्यान रखना, संस्कृति कला के क्षेत्र की बात करते जा रहे हैं, तो ध्यान रखना यहाँ, और हम आयामों पर नहीं जाएंगे औरंगजेब के। हालांकि इन्होंने बहुत सी चीजों पर प्रतिबंध लगाया था। झरोखा दर्शन, तुलादान, कहते हैं नौरोज पर्व, तुलादान, झरोखा दर्शन, बादशाह की पूजा किया जाना, बहुत सी चीजों पर इन्होंने, जो धार्मिक भी थी और गैर धार्मिक भी थी, उन चीजों पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। लेकिन सांस्कृतिक योगदान या सांस्कृतिक क्षेत्र में देखें तो इनके योगदान में सबसे बड़ा स्थापत्य वो बीबी का मकबरा, लाहौरी मस्जिद उनकी आ जाती है। और ये शाहजहां की संतान थे, और शाहजहां ने उनकी माँ मुमताज के लिए जो गिफ्ट दिया था ताजमहल, उसी की हूबहू ये कॉपी करना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने बनवाया था बीबी का मकबरा। ठीक है। और संगीत में खुद रुझान रखते थे, लेकिन मितव्ययिता के चलते और भी चीज़ों के चलते इन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें इनके काल में लिखी गई। चित्रकला में इनका रुझान नहीं था और चित्रकला को भी इन्होंने प्रतिबंधित किया था। तो ये पूरी यात्रा आपके वास्तविक मुगलों की पूरी यात्रा, मुगल में आर्ट एंड कल्चर की पूरी यात्रा जो हमने देखी, बाबर से, बाबर का जिनका योगदान साहित्य में भी बहुत है, स्थापत्य में भी बहुत है। फिर हमने हुमायूं को देखा, जिनका बहुत योगदान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने चित्रकला में एक शुरुआत की, जिसको आगे अकबर ने और जहांगीर ने बहुत ऊंचे पैमाने पर पहुंचा दिया। फिर हमने बात अकबर की जिसने चारों क्षेत्रों में काम किया। स्थापत्य के क्षेत्र में भी बड़े बड़े आयाम उसने स्थापित किए, कीर्तिमान स्थापित किए। साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी मिसाल वो पेश कर गया। संगीत के क्षेत्र में भी साक्षात संगीत सम्राट तानसेन उनकी उपलब्धि के रूप में जाने जाते हैं। आज भी भारत में संगीत के पर्याय तानसेन माने जाते हैं। संगीत के क्षेत्र में स्वयं वो नक्कारा बजाते थे। संगीत के क्षेत्र के साथ, साहित्य के क्षेत्र के साथ, चित्रकला में भी वो यात्रा जो हुमायूं ने शुरू की थी, उस चित्रकला को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करवा के गए आपके अकबर। हालांकि उसके बाद जहांगीर के काल को हमने देखा तो जहांगीर का मुख्य रुझान चित्रकला पर था, तो उन्होंने सांस्कृतिक योगदान जो दिया वो चित्रकला के क्षेत्र में बहुत बड़ा दिया। हालांकि उनके काल में नूरजहां द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में भी कुछ प्रयास किए गए। और फिर जब हमने बात शाहजहां की तो शाहजहां का जीवंत प्रमाण उनके द्वारा बनाया गया ताजमहल है, जो यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का प्रथम स्थान है, प्रथम स्थल है, और दुनिया के 7 आश्चर्यों में भी उसको माना जाता है। विदेशी पर्यटक अगर भारत में आते हैं तो उसका मुख्य आकर्षण ताजमहल भी होता है। और भी चीजें हैं, लेकिन ताजमहल भी होता है। और उत्तर प्रदेश का आगरा उस चीज के लिए बहुत चर्चित है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर को बड़ा सांस्कृतिक योगदान उस ताजमहल से मिलता है, जिस आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगे हम शाहजहां की जामा मस्जिद भी देखते हैं, लाल किला भी देखते हैं, जो आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। उस लाल किले से नेहरू जी ने जो भाषण देने की परंपरा शुरू की, आज भी प्रधानमंत्री 15 अगस्त को उस लाल किले से भाषण देते हैं। जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, उसके बाद औरंगजेब का योगदान नहीं चाहते हुए भी संगीत के क्षेत्र में आगे दिखता है, और स्थापत्य के क्षेत्र में भी उनके द्वारा कुछ प्रयास किए गए। तो ये था हमारा मुगल आर्ट एंड कल्चर रिलीजन वाला एक सार्थक दिशा में किया गया प्रयास। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।